न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिशा सालियान हत्याकांड में कोई क्लोजर रिकॉर्ड नहीं। विवादित टिप्पणी में फंसे कुणाल तो संजय राउत को मिलाया वक्त संशोधन विधेयक पर कुछ लोगों की गुमराह करने की कोशिश। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। दिशा सालियान हत्याकांड में कोई क्लोजर रिकॉर्ड नहीं। दिशा सालियान हत्याकांड मुंबई। दिशा सालियान पिता के वकील एडवोकेट नीलेश सियोझा ने कहा कि दिशा सालियान हत्याकांड में कोई क्लोजर रिकॉर्ड नहीं है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई थी और सीबीआई ने एक प्रेस नोट जारी किया था कि उन्होंने दिशा सालियान हत्या मामले में कोई जांच नहीं की है। सीबीआई ने आदित्य ठाकरे को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी है। अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। करने का काम है। दिशा के केस में एज ऑन रिकॉर्ड कोई क्लोजर रिपोर्ट ऐसी नहीं है। 2021 में एक क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी। उस क्लोजर रिपोर्ट को सरकार ने रिकॉल किया है, उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद में केस रीओपन हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को दिशा के पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में इस केस को रीओपन किया है। एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज पुलिस ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, वो क्लोजर रिपोर्ट हमने वापस ले लिया था करके। तो अब रहा विषय सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो क्लोजर रिपोर्ट था वो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और उनका सीबीआई का ऑफिशियल प्रेस नोट है कि हमने दिशा सालियान केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। और आदित्य ठाकरे किसी को भी उस समय आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि हमको क्लीन चिट दिया है। उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। तो और जो सुशांत सिंह की जो केस है उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है इसको कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ आपने पिटीशन 8 दिन पहले दाखिल किया है और दूसरी तरफ कल उद्धव ठाकरे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनको सवाल पूछा गया, सो दैट टाइम ही रिप्लाइड कि जिस बारे में मेरा कोई संबंध नहीं उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो इनडायरेक्टली बिटवीन द लाइन्स उन्होंने संबंध नहीं यह कह दिया। हाँ, तो कौन सा आरोपी है जो ये कहेगा कि मेरा केस से संबंध है, मैंने गुनाह किया, मैंने मर्डर किया? कौन सा आरोपी कहेगा? उनके नाम से हमने जो कंप्लेंट दिया है, जिसको 154(3) का एफआईआर करने का एक कायदे की रिसीव्ड कॉपी है, इसमें आरोपी में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स ये मेन आरोपी, और जो कवर अप वाले हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तो ये कवर अप वाले आरोपी परमवीर सिंह वगैरह, तो इनका तो इनके नाम से है। और ये सेक्शन हमने लिखे 376D, 302, 409 मिसयूज ऑफ पावर ऑफ दैट सीएम पोस्ट, 120B, 107 एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन अबेटमेंट, 109, 166, 167, ये सब सेक्शन हमने उसमें लगाए हैं। लेकिन एक तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक भी वो कहते हैं कि नहीं ये सुसाइड ही था और ये आपने इतनी देर बाद क्यों मामला फिर से दिशा के पापा ने उठाया है, तो इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? ये तो उनका नैरेटिव है ना। इतने दिन का इतने दिन वाला तो बहुत बड़ा नैरेटिव है उनका। सबसे पहली चीज कि जो मैंने आपको बता दिया, क्लोजर रिपोर्ट तो सरकार ने ही अमान्य किया है, तो उस रिपोर्ट के बेस पे कुछ डिफेंस ले नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का जो इंक्वायरी रिपोर्ट होता है उसका कोई फायदा आरोपी को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का गैंगरेप मर्डर का केस है। तो इसमें उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। उसके बाद में आपका सेकंड पार्ट क्या था सवाल का? सेकंड पार्ट वही था कि जो अभी रिपोर्ट है तो वो कह रहे कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, और वो जो उद्धव ठाकरे कह रहे कि मेरा कोई संबंध नहीं है। तो अभी जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वो तो मैंने बता दिया। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसका कैसा एडमिजिबल नहीं है, उसका मैंने केस लॉ बता दिया। और पूछिए। अच्छा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पिछले 8-10 दिनों में हम देखें, महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दा चल रहा है, ना ही सिर्फ देश की राजनीति में भी, लेकिन इसके अलग अलग एंगल्स सामने आ रहे हैं। तो इन एंगल्स के अनुसार आप आगे क्या आपकी नीति रहेगी? नहीं, हमारा बहुत सिंपल है। ये कंप्लेंट जो दिया है उसको क्राइम नंबर मिलना चाहिए। एफआईआर है हमारा,
सो बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन की इसको एफआईआर ट्रीट करना चाहिए, इट हैज टू बी रजिस्टर। तो उसका क्राइम नंबर दीजिए। जब फिर क्राइम नंबर आता है तो फिर अवेलेबल एविडेंस के आधार पे फिर जो भी प्राइमा फेसी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड होंगे, हमारे पास जो एविडेंस है हम देंगे और नीतीश जी के पास जो है वो देंगे। उसके बाद में उस एविडेंस में दम है, अगर हमारी एविडेंस ठीक नहीं लगे तो केस क्लोज भी हो सकता है, हमारे पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमारा एविडेंस जो है एक्चुअल में सही है तो फिर उसके बेस पे अक्यूज को अरेस्ट होगा और उसमें चार्जशीट जाएगा, उनके खिलाफ केस चलेगा और बाद में उनको सजा होगी। कल एएनआई से बात करते वक्त पहली बार सतीश सालियान जी ने बताया कि किस तरीके से किशोरी पेडनेकर जी उनके घर पे आया करती थी और क्या, तो ये जब कल वो बता रहे थे तब पूरा जो मामला सब सामने आया, तो उसको लेके आप किशोरी पेडनेकर जी को भी ऐसे कुछ मतलब इसमें ये करना चाहते हैं? नहीं, ऑलरेडी इसमें अक्यूज है, वो है ऑलरेडी। नहीं, बट अलग से नहीं, अलग से जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेन जो एफआईआर कम कंप्लेंट है उसमें है ऑलरेडी। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क के दिशा वाज एनिमल लवर, बहुत फ्रेंडली थी, लेकिन फिर एक सिंपल सी लड़की, लेकिन ये सब कुछ हुआ उसके बाद अब आदित्य ठाकरे कहते हैं या ठाकरे कहते हैं कि हमें इसमें ड्रैग कर रहे हैं या फिर हमें डिफेम करने की कोशिश। हाँ, अभी मुझे इतना बताइए, ये देश में 150 करोड़ जनता है जो भी है, किसी का नाम नहीं आ रहा है, इन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? और इनको क्या जरूरत पड़ गई थी छोटे डिफेंस लेने की? बाकी तो हमारे आई विटनेस और हमारे एविडेंस बाजू में रखिए। दो सिंपल चीज है, वो कहते हैं मैं वहां था नहीं, वो मोबाइल टावर लोकेशन वगैरह सारी चीजें आ गई वहां पर, तो ये सब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो ये तो देखो, कोई भी आरोपी है ये यही कहेगा कि मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन ठीक है ना, अभी सब आ जाएगा, सब इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाएंगे। दिनो मारिया हो या फिर पंचोली हो, तो उनके खिलाफ आपकी कुछ स्पेशल ऐसे आप ठोस कदम उठाने वाले हो अदर देन ठाकरे? नहीं, अभी कॉमन है, एक्यूज कॉमन है, कोई ऐसा इंडिविजुअल कुछ नहीं रहेंगे, एक्शन जो भी होगा उनके साथ में कॉमन होगा। अगली खबर, विवादित टिप्पणी में फंसे कुणाल तो संजय राउत को मिलाया फोन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को भले ही मद्रास हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी हो, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुणाल कामरा विवाद मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कुणाल कामरा का शुरुआत से समर्थन किया है। संजय राउत ने इस मामले में पहले कहा था कि उनकी कुणाल से फोन पर बातचीत हुई थी। अपनी बातचीत के बारे में बताते हुए संजय राउत ने कहा, मैंने उनसे कहा कि उन्हें जो कहना है वह कहे और कानून से ना भागे। मुंबई पुलिस निष्पक्ष है और उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी मांग करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार कुणाल कामरा को विशेष सुरक्षा प्रदान करे। कुणाल कामरा को एंटीसिपेटरी बेल दी गई है और 31 तारीख को वो यहाँ आने वाले हैं मुंबई में। किस तरह से देखते हो? आपने कहा कि आपकी बातचीत भी हुई। बात ऐसे मेरी सबसे बात होती है। हाँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो रखो, कानून से मत भागो। मुंबई पुलिस है, बहुत निष्पक्ष पुलिस है मुंबई की। चाहे कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने में उनका वो देखते रहे, स्टूडियो तोड़ते रहे, पुलिस देखते रहे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि कुणाल कामरा को मुंबई में आकर अपनी बात रखनी चाहिए और उनको जो कहना है वो पुलिस के समक्ष कहना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूं सरकार से, जब मुंबई में कंगना राणावत और हमारा झगड़ा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने कंगना राणावत को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था सेंटर का, वैसा प्रोटेक्शन कुणाल कामरा को देना चाहिए। स्पेशल फोर्स दिया था रक्षा के लिए कंगना राणावत के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। हम किसी महिला के ऊपर हमला नहीं करते, हम नामर्द नहीं है। तो उस प्रकार का प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था कुणाल कामरा को भी देनी चाहिए।
अगली खबर, वक्फ संशोधन विधेयक पर कुछ लोगों की गुमराह करने की कोशिश। वक्फ संशोधन विधेयक पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कोई मुद्दा किसी विशेष समुदाय से संबंधित होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सरकार उनके खिलाफ कुछ कर रही है। जब नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था तो विपक्ष के कुछ लोगों द्वारा एक फर्जी कहानी फैलाई जा रही थी कि CAA के कारण भारत में मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। See, I think firstly we have to understand when it comes to the issue of Waqf that it's unfortunate that certain people, whenever there is an issue that relates to a particular community, there are certain people who try to mislead the community and say that the government is doing something against them. And I can give you a few examples. When the Citizenship Amendment Act was brought in, there was a fake narrative being spread by certain people in the opposition that the CAA will lead to Muslims losing their citizenship of India. Today it's been 5 years since CAA has been implemented. Show me one Muslim in India who has lost his or her citizenship. Secondly, when 370 was being abrogated from the Constitution of India, certain opposition leaders were spreading a fake narrative that this is against the interest of Muslims. Today, I have been to Kashmir personally 3 times after the abrogation of Article 370, and I can say that the biggest beneficiaries of the abrogation of Article 370 in Kashmir are Kashmiri Muslims. Similarly, I would only urge my Muslim brothers and sisters, while I wish them Eid in advance, I would urge them not to fall for the trap of these people who only want to use them as vote banks, to join the mainstream, trust the government's interest, initiate reforms which will benefit them, their children in the long run. Thank you very much. अब वक्त हो जाए 10 को ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।